ईरान अमेरिका के बीच तनाव कुछ नई बात नहीं है, ना ही बातचीत के सिलसिले कोई नई बात है। ईरान ने हाल ही में ही अमेरिका को हमले की चेतावनी देते हुए एक एआई वीडियो जारी की थी। उसका अपडेट कुछ यूं आया है कि ईरान से एक और वीडियो जारी हुआ, लेकिन इस वीडियो में कोई चेतावनी या धमकी नहीं दी गई। वीडियो आई है ईरान के दक्षिणी पोर्ट शहर बुशहर के रहने वाले एक युवक पोरियाई हामिद की। आपको बता दें कि पोरिया हामिदी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पोरिया हामिदी ने ये वीडियो आत्महत्या करने से पहले बनाई थी। वीडियो में पोरिया ने अमेरिका को कोई बातचीत करने के लिए मना कर दिया था। वीडियो में युवक ने पिछले कुछ दिनों में सरकार पर 40,000 लोगों को बेरहमी से मारने का आरोप लगाया। नरसंहार का आरोप भी ईरान पर लगाया गया। संख्या को गाजा, पैलेस्टाइन और रूस यूक्रेन युद्ध से तुलना की गई। कहा गया कि संख्या इन युद्ध में मारे जाने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा है। युवक ने ये वीडियो पश्चिमी देशों और खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेताते हुए कहा कि ईरान के साथ कोई डील ना करें। वीडियो में यह भी कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के साथ डील पर हस्ताक्षर करना मतलब उन सब लोगों को यानी कि 40,000 लोगों को धोखा देना जो प्रदर्शन में मारे गए। युवक ने कहा कि सरकार से लड़ना इतना कठिन नहीं जितना बंदूक वालों से लड़ना है। वीडियो के जरिए सरकार पर मुस्लिम आतंकी समूह भी लोगों को मारने के लिए नियुक्त करने का इल्जाम लगा रहे हैं। युवक ने यह भी दावा किया है कि अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि बॉडीज के साथ क्या क्या किया गया। हामिदी ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर जानलेवा कार्रवाई और ध्यान आकर्षित यहाँ पर किया है और अपने लिए विदेशी हस्तक्षेप की मांग रखी है। अमेरिका एकमात्र उम्मीद वो जो है जता रहे हैं। वीडियो की अवधि 10 मिनट 44 सेकंड की है। हामिदी ने अपनी वीडियो के कैप्शन में कहा है कि ये मेरी कुर्बानी है, मेरे देश को आज़ाद करो। अयतुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को टेलीविजन संबोधन में ये भी कहा कि किसी देश की असली ताकत उसकी मिसाइलें या सैन्य हथियार में नहीं बल्कि उसके लोगों की इच्छा शक्ति, एकता और मजबूती में निहित होती है। उन्होंने ईरानी जनता से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि यही एकता दुश्मनों को निराश करने का सबसे बड़ा हथियार है। उनका यह संदेश ऐसे समय पर आया है जब ईरान इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका समर्थित शाह शासन को सत्ता से हटाया जाए। एआई वीडियो के बाद खामेनेई का बयान दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। पिछले सप्ताह ओमान की मध्यस्थता में मस्कट में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी, जिसका कोई सफल नतीजा देखने को नहीं मिला। ये बातचीत भी ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका ने ईरान के पास अपने नौसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी और तेहरान में किसी भी संभावित हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी अमेरिका के नाम कर दी। आपको बता दें कि ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजवानी ओमान की यात्रा करेंगे। ये दौरा मस्कट में अमेरिका के साथ पहले दौरे की वार्ता के बाद हो रहा है, जहां पर अली विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच लगातार चर्चा का विषय है। तो आगे बढ़ लेते हैं। बता दें कि ईरान अमेरिका के विवाद के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को ईरान के ऊपर ली गई हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर से विवाद को एक नया मोड़ साफ तौर पर मिला। तस्वीर से यह पता चलता है कि ईरान और साथ ही साथ इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अजीब तरीके की किलेबंदी कर रहे हैं। तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि ईरान ने अपने इस्फहान न्यूक्लियर साइट की सुरंगों को कंक्रीट और मिट्टी से भरना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि इस्फहान ईरान के सबसे मुख्य संवेदनशील परमाणु साइट में से एक है। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जून में हुई लड़ाई के दौरान इजराइल ने यहाँ बार बार हमले किए थे। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर जेट से यहाँ पर बंकर बस्टर बम गिराए। तस्वीरों से ये भी पता चलता है कि इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर टनल के 3 मेन एंट्रेंस मिट्टी से रख दिए गए। परिणाम जो भी हो, लेकिन उनके मुताबिक उनको पहचानना मुश्किल हो गया है। दरवाजों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। पहली तस्वीर में इस्फहान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाली टनल के 3 एंट्री गेट मिट्टी से भरे हुए देखे जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनावों के बीच ये माना जा रहा है कि ईरान इस कोशिश में है अगर कि अमेरिका और इजरायली सैनिक यहाँ पहुंचे तो वह इस न्यूक्लियर साइट के अंदर दाखिल ना हो पाएं। इसके अलावा अगर बमबारी भी होती है तो नुकसान कम से कम हो। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने अपनी वेबसाइट पर सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों से ये पता चलता है कि दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच सुरंग के बाद अब सब चीज़ों को बंद किया गया है। उन्हें अब पहचाना नहीं जा सकता। उत्तरी टनल एंट्रेंस जहां तैयार की है वहां पर उपाय किए गए, उसे मिट्टी से भर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि एसेंट वाले एरिया में कोई गाड़ी की एक्टिविटी नहीं दिख रही। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान जानता है कि अमेरिका और इजरायल का हमला होना तय है। वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि रिसर्चर्स के मुताबिक टनल के एंट्रेंस को मिट्टी और कंक्रीट से भरने से हवाई हमले से होने वाला नुकसान कम होगा और साइट पर स्टोर किए गए
यूरेनियम को जब्त करने या नष्ट करने के लिए स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन की स्थिति में जमीन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि ईरान ने सुरंगों को बचाने के लिए उसमें इक्विपमेंट्स या फिर सामान ट्रांसफर किया हो। आपको बता दें कि जून 2025 में अमेरिका के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए थे। इसी बीच बुधवार को इजरायल के पीएम नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, जिसमें ईरान पर हमले को लेकर फैसला लिया जा सकता है। मुलाकात की खास बात तो यह है कि इसमें मीडिया को जाने की परमिशन ही नहीं है। ईरान से एक और जानकारी आ गई है। दरअसल ईरान के पूर्व कमांडर के बयान ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। ईरान के IRGC के पूर्व टॉप पदाधिकारी हुसैन कनानी ने दावा किया है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजरायल भी इस बात को जानते हैं। पूर्व IRGC कमांडर ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए आपको बता दें कि ये दावा किया कि सऊदी अरब दुनिया को दिखाता है कि वह एक गैर परमाणु हथियार वाला देश है, लेकिन सच्चाई बहुत उलट है। वे एक न्यूक्लियर देश है। उन्होंने सऊदी अरब, इजरायल और अमेरिका के बीच इसको लेकर बातचीत का भी दावा किया। ग्रीन पार्टी के नेता कनानी का ये कहना है कि इजरायल और कई अरब देशों के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते यानी कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब के परमाणु होने की जानकारी है। अमेरिका का सऊदी अरब को औपचारिक तौर पर परमाणु हथियार को मंजूरी देने का प्रस्तावित समझौता अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर भी करता है। कनानी का यह भी कहना है कि ईरानी इंटेलिजेंस के हवाले से कहा गया कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत तय हुआ था कि सऊदी अरब को परमाणु हथियार के लिए छूट दी जाएगी। इसके बदले इजरायल और अमेरिका उसे छूट देने के लिए राजी थी, लेकिन बाद में ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। सऊदी अरब के पास आधिकारिक तौर पर भले ही न्यूक्लियर वेपन ना हो, लेकिन कई मौकों पर इसकी चाहत साफ तौर पर देखी गई है। यहां तक कि सऊदी अरब का परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान के साथ करार भी है, जिसमें एक देश पर हमले को दूसरे देश पर अटैक समझा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी हाल ही में मेगन केली को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है तो अगले दिन ही सऊदी अरब भी न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश बन जाएगा। बारह फरवरी बांग्लादेश इतिहास में ऐतिहासिक दिन होने वाला है। जी हां, आखिरकार 35 साल बाद शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के बीच अब अमेरिका को भी बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के बारे में फिक्र होने लगी है। अमेरिका ने अब बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर चिंता जाहिर की। अमेरिकी कांग्रेस ने एक ब्रीफिंग में बताया कि देश अब एक गंभीर राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ा है। दरअसल बात यह हुई कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर यूएस कांग्रेस ब्रीफिंग हिंदू एक्शन और कोहना संगठनों ने रेबर्न्स हाउस ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित की थी। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विशेषज्ञ माइकल ने कहा कि किसी भी देश में सुधार के दावों को परखने का सबसे सही तरीका यह देखना है कि वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश एक चुनावी पार्टी जमात इस्लामी को लेकर टिप्पणी उनके द्वारा की गई। टिप्पणी करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसी पार्टी धर्म का इस्तेमाल जवाबदेही से बचने के लिए करते हैं और इससे माहौल भड़काऊ बना देते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जब समाज में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो उसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बांग्लादेशी तेजी से गंभीर चिंता वाले देश की श्रेणी में आ गया है और यह स्थिति अमेरिका के लिए चिंता का विषय होनी ही चाहिए। रूबिन ने बांग्लादेश की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश आबादी और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अहम देश है, जो दक्षिण एशिया की दिशा बताने वाला संकेत है। रूबिन ने अमेरिका की नीति पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अक्सर पहले घटना होने देता है और फिर प्रतिक्रिया करता है, जबकि समय रहते कदम उठाता तो इसकी स्थिति ऐसी बनती ही नहीं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब आने वाले समय में चुनाव है और देखना यह होगा कि चुनाव के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके की भू राजनीतिक विश्लेषज्ञ एडल ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि 12 फरवरी को चुनाव केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि इसका असर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। बता दें, उन्होंने कहा कि अवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना समाज के लिए बहुत खतरनाक संदेश है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शेख हसीना की चुनावी पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कठोर फैसला अवामी लीग की 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा में भूमिका को देखते हुए साफ तौर पर लिया। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद रूस ने वैश्विक राजनीति में एक बार फिर से तहलका मचा दिया। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने यह भी सूचना जारी की थी कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उसके बाद आपको जानकारी दे रहे हैं कि रूस ने यह भी कह दिया था कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने को स्वतंत्र है। लेकिन अब रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिका पर तेल और एनर्जी रिसोर्सेज पर अपना एकाधिकार बनाने का आरोप लगा दिया।
यहाँ तक कि अमेरिका पर टैरिफ और प्रतिबंधों का उपयोग करना भी उस पर साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया। दरअसल बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने टीवी ब्रिक्स को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और दूसरे पैटर्न्स को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिशें होती हैं। लावरोव ने कहा कि अमेरिका रूस से ये कहता है कि यूक्रेन की समस्या का हल होना चाहिए। अलास्का में हमने अमेरिका का प्रपोजल माना। यूएस की स्थिति हमारे उस समय ज़रूरी थी। ऐसा लगता था कि उनका प्रपोजल मानकर हमने यूक्रेनी मुद्दे को सुलझाने का काम पूरा कर लिया हो और एक बड़े पैमाने पर आपसी फायदे वाले सहयोग की ओर आगे बढ़े हों। अब तक असलियत बिल्कुल उल्टी रही। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और उससे होने वाले दूसरे साझेदारों को सस्ते किफ़ायती रूसी एनर्जी रिसोर्स खरीदने से बैन करने की कोशिश कर रहा हो और उन्हें बहुत ज़्यादा कीमतों पर LNG खरीदने के लिए मजबूर कर रहा हो। अमेरिका पर UN कन्वेंशन ऑल इन ऑफ का उल्लंघन करने का आरोप है। इतना ही नहीं, अमेरिका पर अपने लिए आर्थिक दबदबा बनाने का भी आरोप लगाया गया। बता दें, उनका ये कहना है कि बड़े देशों तक अपनी एनर्जी रिसोर्स पहुंचाने के लिए अमेरिका उनके रस्तों पर कंट्रोल करना चाहता है। लावरोव का ये कहना है कि टैरिफ सेक्शन सीधे रोक लगाना और कुछ लोगों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है।